जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी प्री के लिए, आरओ री एग्ज़ाम के लिए और आने वाली जो भी भविष्य में जो भी परीक्षाएं हैं, फिर चाहे वो बीपीएससी हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, वीपीओ हो, वीडियो हो, कोई सी भी हो, आरएएस हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आपको जीएस वगैरह पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये वीडियो काम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो है। ठीक, घटना चक्र जीएस आई दृष्टि, ये जो जीएस दृष्टि है उसी का ये पीडीएफ है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। ये इसका 11वां पार्ट है, 10 ऑलरेडी अपलोडेड हैं पीडीएफ। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी है, बनी हुई है, आप चैनल पर देखेंगे और इसके वीडियो के लिंक में उसमें देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप क्रम में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया ये मतलब प्लेटफॉर्म है। ठीक, आप इसको पूरा देख डालिए। इसके अलावा भी मैंने जीएस, ये तो पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का है, इसमें मैंने हिस्ट्री के भी करवा रखे हैं 15 वीडियो लगभग, ज्योग्राफी के भी करवा रखे हैं 8-9 वीडियो। ठीक है, साइंस के करवा रखे हैं और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के करवा रखे हैं। तो आप उसको देखिए। इनके अलावा भी ताबड़तोड़ सीरीज है, उसको देख डालिए। बहुत सारे मैंने करंट अफेयर्स और इसके वीडियो डाले हैं उसमें, वो देख लीजिए आप। क्रॉनिकल वाला मैंने करवा रखा है पूरा मंथली, उसमें कम से कम नहीं तो आपको 600 से 700 प्रश्न आप मैंने करवा रखे हैं, 6-7 महीने का वीडियो। ठीक है, तो वो सब देखिए आप, टाइम को आप मैनेज करिए, एक प्लान बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, मिस नहीं करना है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर हम 8 दिसंबर मान लें पीसीएस के लिए, तो देखिए आप, आज कितनी तारीख है? आज 20 तारीख है। ठीक है, 20 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 दिन इधर है ना, और उस तरफ 1 महीने, तो 30 और 10 इधर और 5 दिन उधर मान लीजिए, 40-45 दिन लगभग बचे हुए हैं। 2-4-5 दिन तो आपके अभी बीच में त्यौहार आएगा, वो निकल जाएगा। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो 1.5 की स्पीड से देखिए, या 1.75 में भी देख लेंगे तो पूरा आपको एक तरीके से समझ में आ जाएगा। संसदीय प्रक्रिया, संसद के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसमें हम लोकसभा के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सब के बारे में मैंने बता दिया है आपको पूरा। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो था। अभी हम इसमें देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक जो है सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, मतलब पेश किया जा सकता है, पारित नहीं, पेश किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, केवल अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में इससे संबंधित प्रावधान है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 109 में परिभाषा दिया हुआ है बेसिकली, और 110 ये जो है धन विधेयक इससे संबंधित है। राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम कितने दिन? 14 दिन। ठीक, निर्धारण कौन करता है कि भैया ये मनी बिल है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष, पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, इसमें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? पीएसी के द्वारा, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अभी हाल ही में बताइए, पीएसी, ये लोक लेखा समिति जो है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है अभी एकदम हाल फिलहाल में? तो केसी वेणुगोपाल को, याद रखिएगा, केसी वेणुगोपाल। ठीक, इनको बनाया गया है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, शायद पूछ ले। ठीक, तो ये याद रखिएगा। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी भी सदस्य को, तो वही हुआ है, वो कांग्रेस के हैं, विपक्ष में हैं, विपक्ष के वो हैं, तो सीनियर लीडर हैं, नेता हैं, तो वो जो है उनको बना दिया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 होते हैं, बता चुका हूँ मैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी तो नरगिस दत्त थी। ठीक, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष में, ये याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं, चूँकि मैंने बताया है आपको और आपने हो सकता है पढ़ा भी होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में उनके 1/3 सदस्य जो होते हैं, वो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और फिर से उनके स्थान पे नए लोग आते हैं, या वही लोग, उनका भी मतलब पुनर्निर्वाचन हो जाता है उनका। ठीक, तो ये याद रखिएगा। संसद के सत्र कितने होते हैं? पहले भी बता चुका हूँ मैं। सबसे पहले अगर
शुरुआत में ही देखें तो बजट सत्र होता है फरवरी से मई के बीच में, ठीक। संसद ये मानसून सत्र होता है बीच में आपका, ये जुलाई से सितंबर के बीच में। फिर आपका शीतकालीन सत्र आता है, ये नवंबर से दिसंबर अभी होने वाला है। शीतकालीन सत्र भी देखिएगा चलेगा ये, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। संसदीय प्रक्रिया देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। सामान्यतः दिन के दोनों सदनों के प्रत्येक दिन संसद के दोनों सदनों के बैठक के बाद सुबह 11 बजे से 12 बजे कार्यवाही का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है, ठीक। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें एक तारांकित प्रश्न होता है जिसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, और इस पर फिर अगर मौखिक दिए तो आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था ना कि जैसे आप रेलवे मिनिस्टर से कोई प्रश्न पूछा गया, ठीक है, मौखिक रूप से कि बताइए 2024 में या 2023 में कितने रेल एक्सीडेंट हुए, ठीक है, तो वो बता देंगे, ठीक है। आप उसमें फिर पूछ सकते हो कि रेल एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए या कितने जो कैजुअल्टीज़ हैं वो हुई, किस राज्य में कितने एक्सीडेंट हुए, कहाँ पर हुए, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, मतलब अनुपूरक प्रश्न, ठीक। अतारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। यानी कि कोई प्रश्न आपने पूछा, ठीक है, तो उसके लिए आपको बाकायदा वो पूरा थीसिस करके पूरी जितनी भी जानकारी है वो सब उसी में निकाल के लिखित रूप से दे दिया जाएगा, ठीक। उसमें क्या होगा, फिर आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो कि अब मुझे कुछ और याद आ गया तो पूछ लें, नहीं। अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या हैं, तो अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं जो तात्कालिक लोक महत्व से जुड़े प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। शून्यकाल क्या है, शून्यकाल ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है 12 बजे से 1 बजे, ठीक है, ये समय होता है। ये संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की ही देन है, ये भारत की मतलब भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है उसका ये नवाचार है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राज्यसभा से संबंधित, अब राज्यसभा आ गया, अभी हमने लोकसभा पढ़ा, अब राज्यसभा पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, मैंने बता दिया, ये सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। उपसभापति अपना त्याग पत्र देता है सभापति को। सभापति जो है, जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति राज्यसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। और ये जो उपसभापति होते हैं ये सभापति के अधीन नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के अधीन होते हैं, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 में लिखा है, ठीक है, आगे मिलेगा आपको। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। तो सूची ये याद रखिएगा, 4थी सूची बहुत आता है मैचिंग में इतनी बार पूछा है कि पूछिए मत, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको मतलब भर भर के सूचियों से में ये वाली सूची ज़रूर मिलेगी आपको। देखिए पॉलिटी आपको एक ऐसा टॉपिक है, पॉलिटी, जो बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसमें कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जो अनुच्छेद वगैरह हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो इससे आपके जो, जैसे मैं PCS प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, UP PCS प्री की बात कर रहा हूँ, लगभग 15 से 18 प्रश्न आते हैं इसमें, 15 से 18 प्रश्न आते हैं। अगर ये प्रश्न आपके सही हो गए सारे, मान लो एक आध प्रश्न गलत हो गया, मान लो आपके 15 से 16 प्रश्न सही होते हैं ना, तो आपका जो मतलब प्री निकलने के जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप मतलब मैक्सिमम लोग गलत नहीं करते हैं, जो गलत करते हैं वो प्री से बाहर हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए एक बार, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझिए इसको, ठीक है। अनुच्छेद 252 या 252 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से राज्य सूची के किसी विषय के बारे में कानून निर्माण करने का अनुरोध कर सकती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 252 के तहत है ये। कुछ तथ्य देखते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि देखिए। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भैया, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को, ठीक। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक सेम डे में हुई थी, 13 मई 1952 को, इसकी भी और उसकी भी, ठीक। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो संसद ही बनाती है। अनुच्छेद याद रखिएगा 248। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करने का जो प्रावधान है
वो अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? 105 में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना। अनुच्छेद 239 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करने का जो प्रावधान है वो 105 में है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने? लगातार 60 दिन। यानी कि कोई सदस्य है, मान लीजिए, ठीक है, कोई सदस्य है और वो 2 महीने यानी 60 डेज, ठीक है, अगर वो उसने सूचित नहीं किया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ ये काम है या ये है, तो 2 महीने के बाद वो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित भी करना पड़ता है विधेयक। कौन सा विधेयक है? वो विनियोग विधेयक होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये चाहे वह किसी भी राज्य का हो। तभी आप देखिए, जैसे कोई भी है, जैसे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कई बार, मतलब मुझे लग रहा है 1 या 2 बार असम से रहे। ठीक है, असम से रहे राज्यसभा के सांसद। ठीक है, एक आध बार शायद वहाँ से भी रहे, राजस्थान से भी रहे। ठीक है, तो कोई कहीं से भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। ये कब हुआ? तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये एक संशोधन किया गया था 2003 में। उस समय से ये पहले था कि आप जहाँ जिस राज्य के हैं वहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में ये संशोधन करके इसको चेंज कर दिया गया। ठीक, राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो उस संसद पर विधि बना सकती है। ये अनुच्छेद 249, ये कुछ स्पेशल प्रावधान हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की, मतलब ये कह सकते हैं अनन्य शक्तियाँ हैं ये। ठीक, ये वाली जो शक्तियाँ हैं 249, 250, 252, ठीक है, 253, ये सब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है। ठीक, एक और जो है नई जो वो बनाने के लिए ना, जो लोक सेवा ये है ना, पब्लिक सर्विस, अगर नई कोई वो करना है ना, बनानी है उसको, तो आप मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जो है वो पारित करेगी, उसी के अनुरूप फिर संसद उसमें कानून बना देगी। ठीक है, नई लोक सेवा जो है वो बना दी जाएगी। ठीक है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि समझौते को लागू करने के लिए, मैंने बताया ना, ये वही है। तो ये एक्चुअली 253 तो खैर दोनों के लिए है, लेकिन जो 249 है, 249 हो गया, 250 हो गया, है ना, 252 हो गया, ये सब अलग अलग हैं। 315, 312 हो गया। ठीक है, 312 में वही है, नई लोक सेवा वो गठन। ठीक, देखिए, सभापति को पद से तब हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए। यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए जो है ये उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उपसभापति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक, देखिए, ये सीटें जो हैं वो राज्य और लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, दोनों से एक एक प्रश्न बनता है। ये पैटर्न है, पैटर्न को समझिए, उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो जैसे आप इसमें देख लीजिए, देखिए, राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों सीटें यहाँ दी हुई हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये तो पूर्वोत्तर वाले हैं, यहाँ तो 1-2 ही रहती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये पूरा एक एक ही है, और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 1-2 करके हैं। ठीक, तो एक बार देख लीजिए इसको। मेन देखिए जहाँ पे जो पूछे जाते हैं, जैसे अच्छा इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप अपने पास देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत में या कहीं से भी देख लीजिएगा, एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय देखते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। ठीक है, तो हम उच्चतम न्यायालय के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कुछ संवैधानिक प्रावधान मैंने बताया भी आपको कि भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक, स्थापना तिथि याद रखिएगा इसकी 26 जनवरी 1950, उद्घाटन 28 जनवरी 1950। ठीक है, अभी आपने हाल ही में, अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि हाल ही में इसकी जो 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई। ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया जो है वो फ्लैग वो किया गया, एक नया फ्लैग का उद्घाटन किया गया। ठीक है, वो नए फ्लैग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। और वैसे मैं देखता हूँ ये जो कुछ बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो करंट होंगे उनको मैं एक दो क्लासेस में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है भाई, तो याद रखिएगा प्रारंभ में जब शुरुआत में जब ये बना था तो ये 8 मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 8 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, लेकिन अभी जो है वो 34 हैं, यानी कि 33+1, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपको याद होगा अभी जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जो अगले जो सीजीआई बनेंगे, अभी तो चंद्रचूड़ साहब हैं, लेकिन जो अगले बनेंगे उनका भी नाम मतलब कर दिया है अनाउंस, तो संजीव खन्ना जो है वो अगले बनेंगे, ठीक, याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, कोलेजियम के सिफारिश पर करते हैं। सेवानिवृत्ति आयु इनकी 65 वर्ष है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। पद त्याग अगर इनको बीच में करना है तो ये राष्ट्रपति को मतलब दे देंगे त्यागपत्र और पद छोड़ सकते हैं, ठीक। देखिए अनुच्छेद 143 क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति है ये, यानी कि किसी जो विधिक मतलब कोई विषय है या कोई सा भी विषय है, अगर उसको मतलब राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के तहत उससे सलाह मशविरा करेगा या मांगेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, तो अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा यहीं पे, ये बाध्यता नहीं है, ठीक है। क्या बाध्यता नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए सलाह दे दिया, ठीक है, कि भाई इस चीज़ पे ये है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यता नहीं है कि वो मान ही ले, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 124 में इसका गठन उच्चतम न्यायालय और इसके गठन की बात की गई है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126। 127 में तदर्थ, ठीक है, तो ये दोनों कार्यकारी 126, तदर्थ 127, ठीक। 128 में देखिए तो ये उच्चतम न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 128 में है, ठीक है। 129 जो है वो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, अगर यही बात करें हम उच्च न्यायालय की, वो 215 में हो जाता है, ठीक, अनुच्छेद। चलिए ये और देखिए उच्चतम न्यायालय का स्थान ये 130 में है, ठीक है। 131 में है उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक, ये मैचिंग में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली भी पूछ सकता है, ठीक है। 137 में है उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्वलोकन की शक्ति है वो। 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। 141 में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी, यानी कि लागू होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी वाद में, किसी में भी, वो डिसीजन जो है वो सभी के लिए लागू होगा जितने उसके मतलब नीचे तक हैं, कौन, जो जितने भी विधिक न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, ठीक है, या कोई से भी हो, तो ये है उसका कहने का मतलब। 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्री, आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अभी अगर आपने करंट में अगर आप मतलब आप न्यूज़ वगैरह या ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा, अभी न्यूज़ में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 142 का अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए एक उत्तर प्रदेश का एक लड़का, ठीक है, वो आईआईटी धनबाद में उसको ये एडमिशन नहीं मिल रहा था या कुछ था, उसका पैसे का प्रॉब्लम था, एक दिन लेट हो गया या जो भी रहा, उसकी बेस पे उसने कुछ मतलब लगाया होगा, किसी ने तो उसको सलाह दिया होगा या कोई वकील गया होगा उसको, सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ, याचिका दायर हुई या जो भी रहा वो, उसमें ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ये करंट में रहता है ये, ठीक है, न्यूज़ में ये अनुच्छेद रहता है। तो इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आईआईटी धनबाद को कि नहीं, आप इसको डिले हो गया है जो भी है, लेकिन आप इसको लेंगे एडमिशन, ठीक है, इस तरीके से करके बोला है, ठीक। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी शायद बोला है कि उसको मतलब मदद दी जाएगी, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और देख लीजिए सॉरी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, किस तरीके से हटाते हैं या क्या है जो भी है, देखिए
तो आधार क्या है, तो ये साबित कदाचार या असमर्थता। ठीक, संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, तो 124 के 4 और 125 के 5 के तहत। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, तो जैसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल जितनी उनकी सदस्य संख्या है, ठीक है, उनके बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। बेसिकली जो इम्पीचमेंट बोले थे इसको, ठीक है, इम्पीचमेंट। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं प्रश्नों ये एग्ज़ाम्स में। जो भी आपका आगामी परीक्षा है ना, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि ये यूपीपीसीएस और आरओआरओ के लिए है, बीपीएससी है या वनडे एग्जाम्स है, कोई सा भी एग्ज़ाम है। ठीक है, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, तो वो केशवानंद भारतीवाद में किया था। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, ये विधि का शासन है, उससे इनको प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कौन करता है, तो भैया संसद ही है, वही बढ़ाएगी वही। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है तो संसद द्वारा अनुच्छेद 125 में, अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, पढ़ा होगा आपने। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सेंटेंस में पूछता है, अगर आप भूल गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। 4 वरिष्ठ उसमें रहेंगे। ठीक है, एक तो न्यायाधीश मतलब सीजीआई तो रहते ही हैं, उनके अलावा जो सीनियर 4 लोग रहते हैं, इनके नीचे जो भी 4 लोग रहते हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहाँ से मिलती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की बैठी थी, किसमें, केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। ठीक है, ये लैंडमार्क जजमेंट था ये, ठीक, जिसमें कि मूल जो ढांचे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, संविधान की जो मूल संरचना है उसका जो सिद्धांत आया था यहीं से आया था। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है, तो ये भी है ये अनुच्छेद 142 में। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति है, मैंने बताया ना, वो एक अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक, ये भी याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम की व्यवस्था तो ये 1993 में शुरू की। ठीक है, जनहित याचिका की जो माता के नाम से पुकारे जाने वाली कौन है, तो ये पुष्पा कपिला हिंगोरानी को नाम याद रखिएगा, हिंगोरानी। ठीक है, इनको जनहित याचिका की माता के नाम से पुकारा जाता है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों की भाषा क्या है, तो वो अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीआईएल क्या है, ये पीआईएल देख लेते हैं। पूरा नाम है इसका जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके जनक किसके कहे जाते हैं, तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पीएन भगवती, इनको इसके जनक कहे जाते हैं। इसकी शुरुआत भारत में हुई 1980 के दशक में, ये ठीक है, 1979। और कहाँ से ये आया, तो ये यूएसए से लिया गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यहीं तक। उच्च न्यायालय से आगे बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा है तो इसको जो है अगले उसमें। चलिए ठीक है, ये उच्च न्यायालय भी बता देता हूँ, उच्च न्यायालय भी ख़त्म ही कर देता हूँ, उसके बाद ये भारत की संचित नीति से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में देखिए, उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ये सबसे पहले ये 1962 में हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ, तो कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। ठीक, चलिए देखिए, वर्तमान में ये 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत भर में। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में अपने स्वरूप में कार्यरत है, ये 25वां जो है। एक अभिलेखीय न्यायालय मैंने बताया था अभी, वहाँ पे अगर देखा जाए तो 129 था अनुच्छेद और ये 215, ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा, बार बार इधर उधर अलट पलट के पूछ लेता है। इसके जो उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 6 में अध्याय 5 और अनुच्छेद 214 से लेकर के ये 231 तक, ये याद रखिएगा। ठीक, दिल्ली में उच्च न्यायालय ये ऐसा मतलब है, जैसे कि कह सकते हैं कि ऐसा पहला वो है संघ शासित
अभी तो खैर अगर इस तरीके से देखा जाए तो अभी जम्मू कश्मीर भी हो गया, ठीक है, जिनके पास अपने उच्च न्यायालय हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हो गए। लेकिन पहले अगर देखा जाता तो अगर जब स्टेटहुड उसका था, JNK का स्टेटहुड था, तो उस समय सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा संघ शासित प्रदेश था जिसका कि अपना हाई कोर्ट था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में कुछ कुछ चीज़ें और बता देते हैं। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समकक्ष, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान वगैरह यही दिलवाता है। न्यायाधीशों की अर्हता जो है वो क्या होती है, तो भारत का नागरिक हो, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्षों का अनुभव हो, उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष का अभिवक्ता रह चुका हो, ठीक है, अधिवक्ता। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। इनकी जो सेवानिवृत्ति वाली है 62 वर्ष, और जो सुप्रीम कोर्ट की है वो कितनी, सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है। ठीक, न्यायाधीशों की पदच्युति तो साबित कदाचार, अक्षमता, यही सब इन्हीं के आधार पर। ठीक, अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। कार्यवाहक न्यायाधीश यहाँ भी हैं, ठीक है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 224 में है, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये आपके 223 में है। ये अनुच्छेद भैया जरूर याद रखिएगा, अगर अनुच्छेद आप नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपसे पूछ लेगा ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो 223 आप बता ही नहीं पाओगे, गलत कर जाओगे, ठीक है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश याद रखिएगा 224। ठीक, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 224 का में है। ठीक, चलिए, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीश भी नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली वही कॉलेजियम ही है, वो आपस में डिस्कस करके कर देते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको एक दो बार देख लीजिएगा। देखिए मेरा जो ये उद्देश्य है बताने का, ये वीडियो बनाने का, कि आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। 1.5 की स्पीड से देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक, समय भी बचेगा आपका और समझ में भी आ जाएगा। और कम से कम 2 बार देखिए इस वीडियो को, जितने भी वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ देख डालिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।